जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप लोग? पहले से तबीयत अच्छी है? बजा रहे हो थाली? थाली ज़्यादा मत बजाना, टूट जाएगी, समझ रहे हो? चिंटू ने बताया तोड़ दिए कई सारी थाली, ऐसे मत करना, मैं काम दे रहा हूँ, इसको देखो, ठीक है? और चैप्टर फर्स्ट शुरू कर देते हैं। चलो, कौन सा वाला है बताओ? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना? हाँ, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है, समझ रहे हो आप लोग? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दे रहे हो आप लोग? ध्यान क्या देने वाली बात है? इस चैप्टर का नाम ही देखो क्या लिखा हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है इसमें, ठीक है? और बाद में जब बेसिक पढ़ लोगे ये सारा, फिर पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, तब ये आपको और भी ढंग से समझ में आएगा कि अच्छा इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है। तो चलें फिर। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर हॉफमैन, रॉयल हॉफमैन। उनके अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। Chemistry is the science of many molecules and their transformations, that is called the chemistry, है ना? It is, थोड़ी सी डेफिनेशन और बता देता हूँ, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो कि इसको रट्टा मानना है, रट्टा नहीं मानना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है? इस चैप्टर में बड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ डे फर्स्ट से ही कि देखो, ये चैप्टर सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन पूरी केमिस्ट्री में लगेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो कोई बच्चा कहे अच्छा ये चीज़ तो मैंने पढ़ रखी है, हाँ, बस थोड़ा मोड़ा करोगे, इनको खुद ही आपको समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से करना है। एक दो बार आपने ढंग से पढ़ लिया और स्ट्रॉन्ग चीज़ हो जाएंगे, और इसका एप्लीकेशन बार बार मैंने बताया है पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होगा, ठीक है? अब जैसे कोई बच्चा कहे रट्टा मानना, रट्टा नहीं मानना, एक बार समझ लो क्या लिखा हुआ है उसमें। एनसीईआरटी के हिसाब से भी करा रहे हैं, एक्स्ट्रा भी कराएंगे, बिल्कुल क्लियर कराएंगे उसको, स्विप को, एनसीईआरटी को, ठीक है? तो देखो, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज नॉट ओनली साइंस ऑफ 100 एलिमेंट्स बट ऑल्सो इनफाइनाइट variety of molecules. Infinite variety of molecules, ठीक है? मतलब उनके अकॉर्डिंग ये था कि भाई केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं है, एटम्स की स्टडी नहीं है। साइंस तो बहुत आगे की है, केमिस्ट्री तो बहुत आगे वाली चीज़ होती है, ठीक है? अब सुनिए ज़रा, अब बात करते हैं साइंस की। 11th में आप लोग आ गए हो, केमिस्ट्री पढ़ना धीमे धीमे शुरू कर रहे हो आप लोग। तो इसमें पहली चीज़ आती है कि कुछ बच्चों ने साइंस ली, तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट डू मीन बाय द साइंस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस, तो साइंस का हम लोग एक प्रॉपर कोई डेफिनेशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ द सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑफ, इट इज़ द सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑफ नेचर। मान लीजिए हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस में एक सिस्टम, हर किसी को एक सिस्टमेटिकली तरह से अरेंज करें, दैट इज़ कॉल्ड द साइंस। साइंस की कई सारी ब्रांच होती हैं, उसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथमेटिक्स होता है, बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में भी दो तरीके से होती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब आपसे कोई कहे जूलॉजी क्या है, तो यू कैन से दैट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल्स। अगर आपसे कोई बॉटनी, इट इज़ द study of, it is a branch of science which deals with the study of living plants.
सेम ऐसे ही आपसे कोई पूछे व्हाट डू इन द केमिस्ट्री, क्योंकि हम तो यहाँ पूरा एम्फेसिस जो देने वाले हैं वो केमिस्ट्री के बारे में देने वाले हैं। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter, ये बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में जाओगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप कहो सर छोटा छोटा बताइए, बिल्कुल छोटा कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसी कोई साइंस की ब्रांच जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, साइंस इज द सिस्टमेटिकली नॉलेज ऑफ द नेचर, इट हैविंग सो मैनी ब्रांच बट वी डील ओनली केमिस्ट्री। ये जो मैंने पहली डेफिनेशन दी गई है, जब आप एनसीईआरटी का पहला पेज खोलेंगे उसी में हॉफमैन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की। तो टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांच है, लगभग 10-15 तो होंगी, जिसमें मैं आपको दो चारों के बारे में बताता हूं। ठीक है, नंबर 1 इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Study of all compounds except hydrocarbons. Study of all elements and compounds, you can say, except hydrocarbon. अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक में चला जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हुआ इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या होता है बताओ? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उससे बनने वाले जितने बार भी होंगे वो सारे इसमें कंसीडर किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए CO2 आ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन नहीं है, यानी कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम किस में स्टडी करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैटर। कई सारे लॉज होते हैं, कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, आपके में कई सारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रांच तो कई सारी हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें क्या होगा? किसी भी चीज का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाएगा। तो जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाएगा तो वो कौन सी केमिस्ट्री के अंदर आता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो मतलब केमिस्ट्री की तो बहुत टाइप है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम लोग एटम्स, बॉम्ब वगैरह की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बट इन आवर सिलेबस देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ केमिस्ट्री,
जिनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन, साइंस, केमिस्ट्री, it is the study of atoms and molecules, and you also say that it is a branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of the matter। ठीक है, तो ये थे हमारे पास साइंस के बारे में। अब देखिए केमिस्ट्री को हम लोग इम्पोर्टेंस के तौर पे अगर देखना चाहें केमिस्ट्री का कि क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, तो ध्यान रखिएगा सुबह से लेकर के शाम तक जितने वर्क हम लोग कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर केमिस्ट्री यूज़ होगी। ज़्यादातर किसी भी लाइफ में, जैसे मान लीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन या फिर इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, सोप वगैरह बनाने में, जैसे सोडियम स्टीरेट है ना, पोटेशियम स्टीरेट्स हैं, तो वो सोप बनाते हैं, तो इस तरीके से यूज़ करना है। ड्रग्स, ठीक है, और डाइज में यूज़ किया जाता है इसको, केमिस्ट्री को। और देखिए जैसे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होती हैं जिनको हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक होती है सिस्प्लेटिन, आप लोग जानते ही हो सिस्प्लेटिन। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, जब आप लोग 12th क्लास में आओगे तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिस्प्लेटिन है, ये कैंसर थेरेपी में यूज़ की जाती है। एक टैक्सोल होती है, ये दोनों कहाँ पे यूज़ की जाती है, कैंसर थेरेपी। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। एक ध्यान रखिएगा AZT होता है, ये मेडिकल में भी आ गया नीट में क्वेश्चन कि एड्स की कौन सी मेडिसिन होती है। इसको एजिडोथायमिडीन बोलते हैं, एजिडोथायमिडीन एड्स की मेडिसिन होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ों में, है ना, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह वगैरह में DDT वगैरह यूज़ होती है। तो मतलब ये है इसका, इनको तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है। और ये सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो है वो कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है। और देखिए कई तरीके की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल, है ना, मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ऑप्टिकल मटेरियल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए केमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या देखा, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ है, आप लोग कॉपी में लिखते हो, तो उसका क्या है, जैसे 10th में एक था कि उसका हम लोग पेस्ट बनाते हैं, इस तरीके से होता है, तो कागज़ डेवलप, मतलब पेपर इंडस्ट्री होती है। मतलब एवरीथिंग आप लोग देखोगे तो बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है केमिस्ट्री का। तो अगर मैं भी सुबह से शाम तक बोलूँ, ये लेक्चर तो कुछ भी नहीं है, 20 मिनट का, 30 मिनट से तो काम ही नहीं चलेगा। इनफाइनाइट यूजेस हैं, इनफाइनाइट एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए मैटर के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू विद द मैटर? Anything which having mass and occupy space। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, इसमें कुछ मास है तो मैटर है। कोई भी चीज़, मार्कर, पेंसिल, बोर्ड, कटर, रबर, सब, एवरीथिंग, एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड द मैटर। मैटर की जो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पर
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मैटर को कितने में डिवाइड किया जा सकता है? 3 में। आप लोगों ने ये तो 9th में पढ़ा ही होगा शायद, है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, लाइक एज द इट डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, जिसको हम लोग कौन कौन सा बोलते हैं बताओ? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, मैटर को उसके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर 3 में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये सॉलिड स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप क्या कहोगे बताओ? देखिए, it having या they having definite क्या बताओ? shape and volume। डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? सॉलिड। अब इसमें क्या बोलेंगे? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। दे टेक shape of the container in which they are placed। ये उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा गया है। जैसे मान लीजिए आप 1 लीटर की पानी की बोतल लाए, मैंने किसी दूसरी लीटर में चेंज कर ली, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, लेकिन जिसमें पानी को हम दूसरे में भी कर सकते हैं, तीसरे में भी कर सकते हैं, चौथे में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। और यहाँ क्या होता है बताओ? दोनों ही डेफिनेट होते हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पे क्या बोलेंगे आप लोग? नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गैसियस मॉलिक्यूल्स का ना तो डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट। ठीक है, अब देखिए, अगर हम दूसरी वाली बात करें इसमें, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। इतने पैक्ड होंगे कि इधर उधर जा ही नहीं सकते। ठीक है ना? यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये सॉलिड हो गई। यहाँ पे हम लोग लूजली पैक्ड बोलेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीली पैक्ड तो बोल ही नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड स्टेट। गैस में क्या बोलेंगे? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्रीली पैक्ड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द गैसियस। तो सेकेंड वाला पॉइंट क्या होगा हमारा? दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ऐसे लिखते हैं इसको, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। ईच अदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होंगे बताओ? क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। यहां क्या बोलने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्रीली पैक्ड टू ईच अदर। ठीक है, मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे टेबल,
चलिए देखिए ये रह गया था, इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फ्रीली पैक्ड टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड टू ईच अदर, है ना। अब जैसे टेबल है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, तो किस में कंसिडर किया जाएगा, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड में किया जाएगा, है ना। टेबल हो गई, कॉपी हो गई, सारी किस में आएंगी, ये लिक्विड आप जानते हो, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हम लोग देखिए दे आर हार्ड एंड रिजिड, हार्ड भी होंगे और रिजिड भी होंगे, ठीक है। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे कांट बी मूवेबल, इनको मतलब मूव नहीं कराया जा सकता है सॉलिड को। दे आर नॉट कंप्रेसेबल, कंप्रेसेबल का मतलब ये, अगर हम दबाएंगे किसी चीज़ को, ये मार्कर को दबाएं, किसी और चीज़ को भी दबाएं तो ये कंप्रेसेबल नहीं होंगे, ठीक है। बोर्ड को दबाएं तो ये कंप्रेसेबल नहीं है। ये भी नेग्लिजिबल कंप्रेसेबल माने जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं दबी जाएं सारे के सारे। ये क्या है, हाईली कंप्रेसेबल, गैस को अगर दबाएंगे तो दब जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ का बच्चों ध्यान और रखिएगा आप लोग, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को अगर देखेंगे, सॉलिड को अगर हम लोगों ने हीट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ आइस है, आप जैसे कोई पानी की बोतल रख कर के लाए, वो सराउंडिंग से हीट ली उसने और गर्म हो जाएगी। या मान लीजिए कोई आइस है, वो थोड़ा सराउंडिंग से हीट लेगी और मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी अगर उसको हम हीट कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको फर्दर हमने हीट कर दिया तो गैस बन जाएगी, सॉरी। देखिए अगर गैस को फर्दर हमने कूल कर दिया तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को फर्दर हमने कूल कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सॉलिड। एक चीज इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो था फिजिकल मेथड के बेस पर, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो मैटर को हमने कितने में क्लासिफाई किया था, 3 में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए सुपर क्यूल्ड लिक्विड वगैरह होते हैं, वो अभी आया नहीं है आपके सिलेबस में, तो अननेसेसरी आपको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी ये सुपर क्यूल्ड लिक्विड होता है, ये होता है, वो होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी आप वो समझो, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा ये सुपर क्यूल्ड लिक्विड क्यों कह रहे हैं, किस तरीके से प्लाज्मा होती है, वो क्या है, तो वो अपना धीमे धीमे आ जाएगा। अभी ज़्यादा परेशान मत हो, अभी थोड़ा बेसिक्स बिल्कुल एकदम क्लियर करो, ठीक है। अभी इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि एक फिजिकल क्लासिफिकेशन था, फिजिकल के बेसिस पर 3 टाइप्स के हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब केमिकल की बात करते हैं। तो देखिए केमिकल के बेसिस पर जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को जो डिवाइड किया गया है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। नंबर 1 इज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। नंबर 2 होता है मिक्सचर। एक है हमारे पास प्योर सब्सटेंस और एक क्या होता है हमारे पास, मिक्सचर। अगर हम लोग प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है हमारे पास कंपाउंड्स। यहाँ मिक्सचर में जाएंगे तो मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं एलिमेंट की। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इट मे बी एटम्स
or molecules. It may be atoms or molecules. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आप लोग जानते हो, जब दो एटम आपस में मिलकर के बनाते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लाइक एज द O2, F2, C2, B2, ठीक है, N2, H2 एसेट्रा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, लाइक एज द दिस वन मॉलिक्यूल्स है ये। और ये S4, S8 है, P4, ये सारे किस में जाएंगे, क्योंकि सारे देखो वन टाइप के एलिमेंट्स ही बने हुए हैं ना, वन टाइप की पार्टिकल्स हैं, वन टाइप की पार्टिकल्स हैं। अगर हम एटम की बात करेंगे, लाइक एज द गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, ठीक है, तो ये एटम्स हो गए। यानी कि जब दो एटम्स होते हैं तो ये, तो आपको बात समझ में आई, एलिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के पार्टिकल्स। अब जैसे S है, 8 जरूर है, लेकिन है तो सारे के सारे एक जैसे। फॉस्फोरस है, 4 जरूर है, लेकिन है तो सारे एक जैसे पार्टिकल्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या बोलेंगे, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मोर देन, they are made up of more than, they are made up of more than one type of particles, that is called the compound। अब देखो, अगर हम लोग ये सोचें कि मतलब दे आर मेड अप, केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। अगर हम बात करें कि कई सारे पार्टिकल्स के मिलकर के बने हुए हैं, तो हम वहाँ पर क्या बोलना शुरू कर देते हैं, कंपाउंड्स। ये एटम और मॉलिक्यूल्स मिलकर के बना सकता है, मॉलिक्यूल मिलकर के बना सकता है कंपाउंड, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, अब आप देख रहे हो एक एटम है कार्बन का और एक मॉलिक्यूल्स है, तो ये डिफरेंट है लेकिन कंपाउंड्स है, ठीक है ना, ये कंपाउंड्स है। H2SO4, ठीक है, HNO3 वगैरह वगैरह क्या होंगे, सारे के सारे ये होंगे कंपाउंड्स। अब बात करते हैं यहाँ पर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। द mixture which contain more than one type of particles mixed with uniformly composition, that is called the homogeneous mixture। इस यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, कई तरीके, मतलब मोर देन वन टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, हमने क्या किया, NaCl इन वाटर, तो कौन सा हो गया, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। फिजिकली मीन्स बोलेंगे, केमिकल में तो अलग मेथड चली जाएंगे, फिर हम लोग वहाँ सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे, वो एक अलग केस है। अब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है C6H5 C6H12O6 प्लस H2O, तो इसका जो सॉल्यूशन बना, ये क्या है, सारे कंपोनेंट इसमें मिल जाएंगे। अब मान लीजिए ग्लूकोज में ही आपने थोड़ा सा या नमक में ही सुक्रोज डाल दिया, तो ये कई तरीके के हो गए, 1 2 3, है ना, लेकिन ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, दे आर द मिक्सचर ऑफ, या ऐसे बोल लेते हैं इसको डेफिनेशन वाइज, द मिक्सचर इन विच contain more than one particles mix with
ununiformly composition that is called a heterogeneous mixture. heterogeneous mixture जो होते हैं they can be easily separated by each other. जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत देखा होगा आपने, टिंडल इफेक्ट वगैरह वगैरह ये प्रॉपर्टीज थी ना 8th क्लास में शायद, तो उसमें हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा आपने, है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता था? हेट्रोजीनियस। तो इसको हम लोग फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते, बट क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए ऑयल इन वाटर, ऑयल को हमने वाटर में डाल दिया, ऑयल इन वाटर एग्जाम्पल ले लो, तो ये कैसा वाला है बताओ? हेट्रोजीनियस। सैंड इन वाटर कैसा एग्जाम्पल है बताओ? हेट्रोजीनियस। तो दे आर द हेट्रोजीनियस। तो बच्चों ये था आपका हमारा फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और प्रॉमिस करते हैं कि आपको आगे की क्लास और ज़्यादा अच्छी लगेंगी। लेकिन क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें अच्छी लगेंगी आपको डेफिनेटली अगर थोड़ा सा पढ़ते हो। अगर आपको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा कुछ आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।